नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिर मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार डॉक्टर जेपी बघेल से, जो पिछले 20 साल से विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखते और बोलते आ रहे हैं। डॉक्टर बघेल से गिर मीडिया काल के दौरान भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों पर मैंने बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं भारत की तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों पर की गई लंबी बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, गिर मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में इतिहासकार, कवि, सामाजिक और इंजीनियर डॉक्टर जेपी बघेल मौजूद हैं। हम उनसे 19वीं सदी के दौरान जब भारत में गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, उनसे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और किस तरह की व्यवस्था या कैसी परिस्थिति उस समय मौजूद थी जब उस हालात में भारत के लोगों को विदेश की तरफ या अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया या उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बघेल साहब, आप इस पर व्यापक रूप से क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी, क्या आप कहना चाहेंगे? नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने 19वीं सदी की बात की। 19वीं सदी का पूरा काल अंग्रेजों के शासन का काल है। 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन चलाने का अधिकार मिला। प्लासी की लड़ाई में शुजाउद्दौला की हार के बाद उनको शासन का अधिकार मिला था और 1811 में, उसके पहले पूरे देश में या तो हिंदू राजाओं या मुस्लिम नवाबों का शासन था जी। आदर्श हिंदू जो शासन माना जाता है वो मुगलों के बाद में मराठा साम्राज्य था और मराठा साम्राज्य का केंद्र था पूना पेशवाई जी। पेशवाई 1811 में अंग्रेज के साथ उनकी संधि होती है और पेशवाई समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि उस समय पूरे देश में 1811 में अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन एक राज्य जो है, यशवंत राव होलकर जो है, वो अकेला लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे जो हिंदू राजा है, हिंदुस्तान के जो राजा नवाब हैं, वो सब मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संयुक्त मोर्चा खोलें। वो पंजाब तक राजा रंजीत सिंह के पास तक गए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और अंत में 1818 में यशवंत राव की भी सत्ता चली गई और पूरे देश पर अंग्रेजों का पूरा शासन हो गया जी। 1818 से के बाद ये अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी होते हुए भी व्यापारी कंपनी थी। इस व्यापारिक कंपनी ने 1757 में जो किया वो अंग्रेज व्यापारिक कंपनी थी और वहां एक सेठ थे शुजाउद्दौला के, जो जिनको हम जगत सेठ के, उनका शायद जगत सेठ नाम था। नहीं तो क्या वो हिंदू सेठ थे या हिंदू थे? अच्छा, हिंदू सेठ थे और उन्होंने अपने व्यापारिक हितों के लिए, यहाँ तक लिखा गया है, इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने बेगमों तक को इस तरह से समझा रखा था कि लड़ाई होने तक बेगमें भी अंग्रेजों के साथ में थी। अच्छा। और वस्तुतः है अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ी और वो शुजाउद्दौला की हार बड़ी आसानी से हो गई। तो मतलब ये कि सिराजुद्दौला की हार का कारण उसका आंतरिक व्यापारिक और सेठों का मसला था वो। अच्छा। ये लाभ का मामला था। अच्छा। यहाँ कौन राजा क्या बनेगा ये सब सेठ तय किया करते थे। जब लड़ाइयाँ हार जाते थे, पैसे की कमी पड़ती थी तो सेठ उधार देते थे। उस समय के रिजर्व बैंक या जो भी बैंक थे, ये सेठ लोग हुआ करते थे या मंदिर हुआ करते थे। अच्छा। क्योंकि पैसा मंदिरों के पास रहता था और सेठों के पास होता था। ओके। तो सेठ जो है किसी को भी जिससे हित सधेंगे उससे लड़ाई उसका साथ देते थे। और सेठ जैसे दो राज्य हैं, उस जहाँ सीमा समाप्त हो जाए उनको सब जगह व्यापार करना है, तो सेठों का रिश्ता हर एक राजा से होता था। अच्छा। ये राजा आपस में दुश्मन थे लेकिन सेठ किसी का दुश्मन नहीं होता था। ठीक। तो ये जो है 1757 में जो हुआ वो व्यापार के मामले थे।
1818 में जब पूरा कब्जा हो गया, तब फिर जहां डायरेक्ट उनका शासन था वहां पे तो उनके कलेक्टर थे। अच्छा, अंग्रेजों के जनता के साथ जो सीधा संवाद था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और बाकी जो राजा थे वो सत्ता जो की त्यों थी। केवल ये था कि उनका रेजिडेंट होता था, उनकी सारी खबरें कोई साजिश न करें वो अंग्रेजों के अधीन होते थे। अच्छा, तो सत्ता उसी तरह चल रही थी। और ये जो हमारा 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में जो कुछ चल रहा था जनता के साथ समाज में, वही सब चीजें चल रही थी। मतलब वो सामंतशाही था, सामंतशाही का पूरा सामंतशाही का दौर था। अंग्रेजों के समय में भी सामंतशाही ही थी, केवल ये था कि अंग्रेज जो है अपना लाभ कमा रहे थे। और जैसे कि तुलसीदास ने कहा, को नृप होय हमें कहानी, चेरी से हम होय न रानी, उस तरह से जनता में कोई उसका अंतर नहीं पड़ रहा था। केवल इतना था कि एक रेवेन्यू देने के लिए, एक टैक्स देने के लिए, लगान देने के लिए एक स्तर और बढ़ गया था। पहले जो है महाराजा, इसके नीचे राजा, उसके नीचे उसके जागीरदार सरदार, और फिर नीचे के जो गांव के जमींदार वगैरह, गांव के जो मुखिया लोग हैं, तो ये सब उसी जनता के ऊपर पलते थे। अब जनता के पास स्थिति क्या थी, ये वही जमाना है, भले ही सत्ता अंग्रेजों की रहे। 1857 में जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह का कारण अंग्रेजों की दखलंदाजी थी। हिंदुओं के 1857 के पहले मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों के विरुद्ध में, मुस्लिम भी तो बाहर के ही राजा थे, आए थे बाहर से ही थे, और यहाँ की बहुजन जनता हिंदू थी, मुस्लिम तो उतने नहीं थे। तब उनके खिलाफ कोई विद्रोह हुआ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया। कारण यह था कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की जो परंपरागत जो जीवन शैली थी या जो मान्यताएं थी, उनमें उनके हस्तक्षेप शुरू हो गए थे। अच्छा, तो इसलिए उनको नाराज, जब 57 का विद्रोह होता है तो सुअर की चर्बी बताई जाती है और गाय की चर्बी बताई जाती है। हाँ। तो ये दोनों को असर डालता था, और वो दोनों समाज जो है वो अंग्रेजों के मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से विरुद्ध हो गए, और वो विद्रोह को जन्म हुआ। अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों ने कुछ काम जरूर किए जो जनता के हित में थे, लेकिन व्यवस्था उस दौरान में, पूरी शताब्दी में यही चल रही थी कि सिंचाई के साधन थे नहीं। अरे 20वीं सदी तक में कुएं के पानी से सिंचाई होती थी, यानी खेती पूरी तरह से भगवान भरोसे, यानी वर्षा के भरोसे थी, इंद्र भगवान के भरोसे थी। तो उसमें कितनी सिंचाई कर लोगे आप? तो जनता, खेती करने वाली जनता भूखी मरती थी, उसको पूरा अपने खाने को भी होता नहीं था। लगान उनको जो तय कर देते थे, जमींदार राजा जो तय कर देते कि हमको तो इतना लगान चाहिए, अंग्रेजों का था कि टारगेट है, इतना चाहिए हम आपसे, हमको मतलब उनका एक फिक्स था, हाँ, कि इतना हमको चाहिए। अब कहीं लड़ाइयां हो रही थी, उस जमाने में तो लड़ाइयां हो रही थी, तो उन लड़ाइयों, फिर भी मैं कहूंगा कि अंग्रेजों के आने के बाद लड़ाइयां, जो अंदर की लड़ाइयां जो थी आपस के राजाओं की, वो बंद हो गई थी। तो वो समृद्धि, जब लड़ाई होती है तो समृद्धि जनता में नहीं आती, लड़ाइयां बंद रहती है, समृद्धि होती है। हम कहते हैं कि मुगल काल में हमारा रेवेन्यू बहुत ऊंचा, ज्यादा था, हमारी जीडीपी करीब 24% तक थी, जो संसार में सबसे ज्यादा ये थी हमारी। तो अंग्रेजों के समय में वो जो जीडीपी की जो भी ग्रोथ हुई होगी, जो भी हमारे कारोबार, जो बुनकरों वाले, उस समय बुनकरों का कहते हैं कि वो ढाका की मलमल और ये सब बातें थी, तो जो भी हमारी चीजें थी, या फिर जिस तरह के मसाले के व्यापार होते थे, या जो भी हमारे यहाँ का जो उत्पादन था, उससे जो कमाइयां हो रही थी, उसका लाभ अंग्रेज ले जा रहे थे। ठीक बात, क्योंकि व्यापारी थे तो वो अपने देश की समृद्धि वो कर रहे थे। अब ये जनता के हालत क्या थी कि भूखी, तो खेती करने वाले थे भूखे मर रहे थे। नहीं तो उसका, और जो हमारी जमीनों पर या किसानों पर किस तरह का वो कैसे बेकार हो गया कि गिरमिटिया बनने के लिए मजबूर हो गया? देखिए, स्थिति ये है कि 1836 के या 33 के आसपास में ये तब तक वो अफ्रीका से लेके जाते थे, ठीक बात, नीग्रो लोगों को। वहां जब ये आवाजें उठने लगी कि नहीं, ऐसा अमानुषिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो वो दास प्रथा के अगेंस्ट में कानून बने, दास प्रथा समाप्त हो गई। तब फिर वहां के जो नील के खेती वाले या गन्ने की खेती करने वाले लोगों को जरूरत पड़ी कि अब मजदूर कहाँ से आए, ये तो लोग मजदूरी अब उस कंडीशन पे करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा हम मजदूर कहाँ से लाएं, तो उनकी जो कॉलोनी थी हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में कहा कि यहाँ से हम लाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रखा, इंडेंचर्ड लेबर। तो यहाँ देखा गया, तो यहाँ एक 1836 में
1836 में एक उन्होंने सेलेक्ट कमेटी बनाई अंग्रेजों मजदूरों को लाने के लिए। तो कहा कि तुमको हम 5 साल के ठेके पे लेके जाएंगे और उनको ये दिखाया गया कि वहां पे सोना मिलेगा, वहां पे बहुत पैसा मिलेगा। उसपे साइन, पब्लिक तो अनपढ़ थी और पब्लिक यहाँ पे करती क्या थी, देश में क्या करती थी, भूखा मरती थी। पूरा जो गांव का जमींदार है या जो मुखिया है उसकी खेती सारी होती थी, जिसको पट्टे पे दिया वो करता था और सारे लोग उसके लिए काम करते थे। अगर मंदिर बनवाना है तो पूरा फुकट में काम करते थे। भूख में जो मिल गया, एक खाने को मिल गया, नहीं मिल गया तो वैसे ही लोग जो है बड़ी मुश्किल और अकाल पड़ा करते थे, बीमारियां होती थी। तो ये जो स्थिति थी, मजबूर था आदमी भूखा मरने के लिए, बिकने के लिए। जो पशुओं के मेले थे, जैसे सोनपुर का बड़ा उस समय मंडियां थी, सोन मेले लगते थे, जानवरों के मेले वाली जगहों पर यंग जवान लड़के लड़कियां बिका करते थे और पकड़ उनको स्किन, उनकी त्वचा, उनके छू छू के जो है रेट तय होते थे उनके बिकने के। तो ये जब स्थिति थी तो मजदूर को तो बेकारी करनी है, कुछ और मिलता तो है नहीं बदले में। तो वैसी स्थिति में अगर किसी को ये बताया जाए कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपको सोना मिल जाएगा, तो वो तैयार हो जाएगा जाने के लिए। और परदेश जाना उस समय चलता ही था। ये जो लोग गए हैं, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ जो नील के बागान, नील के ये खेती करवाई और चाय के बागान शुरू किए, तो लोग पलायन किया, लोगों ने, लोग गए मजदूरी के लिए। तो जो सेलेक्ट कमेटी में जो बात आई तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग ढूंढे जाएं जो कि वहां की कंडीशंस में, विदेश की जो वहां की जो जलवायु है, और फिर कम औरतों के साथ में, क्योंकि सब औरतें तो नहीं जा सकती हैं, तो कम औरतों के साथ में वो लोग मिले और वो ऐसे एग्रेसिव ना हो, बस स्वभाव से ऐसे लोग हों कि जो जिनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि उन्होंने उसके पहले क्या किया था कि जो जेल में बंद थे उनके जो निग्रो लोग जो वहाँ इनकी कॉलोनी थी जहाँ गन्ना की और खेती करवा रहे थे, वहां जो जेल वालों से उन्होंने काम करवाना शुरू किया। दास प्रथा बंद हो गई तो जेल वाले उनसे काम करवाया। जेल वाले काम नहीं करते थे ठीक से, बेईमानी करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ तरह के अच्छे ऐसे लोग चाहिए। तो फिर हिंदुस्तान में सेलेक्ट कमेटी बनी। सेलेक्ट कमेटी ने स्टडी की, वो हमारे पास रिपोर्ट है। अच्छा, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो सेलेक्ट किए 100 लोग, कुछ तो महारानी की उसकी राजा की सेवा के लिए कुछ उनको 100 लोगों को चाहिए थे। ठीक। तो सबसे पहले जो 50 लोगों का जो जत्था गया, उन्होंने उसमें धनगर लोग मिले। 50 के 50 धनगर थे, पहली बार जो यहाँ से हिंदुस्तान की धरती से गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो सबसे मेहनती और सबसे भोले और किसी भी कंडीशन में काम कर लेते हैं, मतलब विरोध करने वाले नहीं। और ये वहां पे भेड़ बकरी पालने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो उन्होंने भेड़ पालने की भी बहुत जरूरत थी उनको, सफरिंग के लिए। तो उन्होंने सबसे पहली खेप 50 धनगरों की भेजी थी। और इसके बाद में ये सेलेक्ट कमेटी ने भी उनको धनगरों को सेलेक्ट किया। मेरे पास गुआना में कौन कौन लोग गए हैं उसकी एक रिपोर्ट है। अच्छा। उसमें भी तमाम जाति के साथ नाम लिखे गए हैं। वहां पर धनगर ज्यादा हैं, कुर्मी भी है और भी लोग हैं। तो वो मैं लिस्ट आपको दूंगा। तो ये जो है इस तरह से माइग्रेशन हुआ। और आप गजब की बात देखिए, हिंदुस्तान से लेबर जाता है लंका तक में। ईस्टर्न जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं, हाँ। जो मलेशिया और सिंगापुर और ये जो है, वहां तक हिंदुस्तान के लेबर गए हैं। चाइना के लेबर गए हैं तो वो अपनी कंडीशन पे करते थे, चाइना से भी लेबर लाते थे। लेकिन हाँ, चाइना आज भी वहां पे जाके देखोगे तो मजदूर वाली या कम पैसे में काम करने वाले हिंदुस्तान के लोग मिलते थे। तो हिंदुस्तान के चाय बागानों में हिंदुस्तान के लोग आते हैं, श्रीलंका के चाय बागानों में हिंदुस्तान के लोग जाते हैं। श्रीलंका की गरीबी और हिंदुस्तान की गरीबी का फर्क आप देख सकते हैं। इस गरीबी का अगर कारण व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मुझे ये लगता है कि श्रीलंका बौद्ध धर्म का देश था। हाँ। हम हिंदू धर्म के देश थे, हिंदू बहुल आबादी वाले। तो ये फर्क हो सकता है। इसे धर्म, गरीबी और अमीरी का संबंध धर्म से जुड़ सकता है, जो इस पर अध्ययन किया जाए तो ये जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, इस सामाजिक स्थिति में इतनी भयंकर गरीबी, और जमींदार को लगान लेना है उतना उसको अपने ऊपर वाले को देना है, फिर राजा को देना है, राजा ने फिर वो अंग्रेजों को देना है।
तो वो लगान बढ़ाते थे, तो लगान पूरा नहीं होता था तो क्या करते थे कि उनके जो कारिंदे लोग थे जमींदारों के, जो लगान नहीं दे पाता था उसको बुलाते थे और उनकी कोड़ों से पिटाई करते थे। अच्छा, ये स्थितियां होती थी। तो ऐसी स्थितियों में अगर पलायन न हो, आदमी कहीं न जाए किसी भी स्थिति में, देखिए भूख क्या क्या नहीं कराती, भूख जो है वेश्यावृत्ति कराती है। बिल्कुल बात है ना, बच्चों को बिकवा देती है, स्त्रियों को बिकवा देती है। आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग मिलती है। नहीं, मानव ट्रैफिकिंग का तो मामला आज भी है। तो ये उस समय मजदूरी के लिए लोग गए, फिर वहां रहे, उन्होंने काम किया। आज ऐसा भी हुआ है कि जैसे मॉरिशस हुआ, आपके जो फिजी में, वहां पे अपने लोग शासन भी, मतलब जो वही लोग उन्हीं की संतान है वहीं रह गए, तो वो लोग अभी शासन का हिस्सा भी बन रहे हैं। मतलब ये तो आपके कहने का लबोलुआब ये है कि यह माना जाए कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी जो है पलायन के लिए या मीडिया व्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दी और देती है। आज भी जो जो गरीब राज्य हैं, हम बीमारू राज्य हम आज भी कहा जाता है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो आज आप देखिए ना कि एक समय कलकत्ता में जब वहाँ पे मिल थी, टेक्सटाइल मिल थी, वो टेक्सटाइल मिल मुंबई में लगी, तो तमाम जो है यहीं के इन्हीं राज्यों के लोग कलकत्ता में जाके बसे, फिर यही मुंबई में आए। आज की भी स्थिति है कि जब रोजगार नहीं है इन प्रदेशों में, तो ये केरल तक जा रहे हैं, तमिलनाडु तक जा रहे हैं। ठीक बात। आप बघेल साहब थे, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, फिर किसी और विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ और ऐतिहासिक बात को खोजते हैं, निकालते हैं। आप आए, धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।